students, today we are going to study your class 11th chapter number 9. The name of the chapter is To the Skylark. Skylark is a kind of a bird you can see in the picture, and it is mostly found in the England or European countries. So what is special about this skylark? And P.B. Shelley, who has written this poem, it is a long poem, so I have to divide it in part 2 or part 1. So we are going to study part 1 in this video. In the next video we will study the part 2 and the question answer as well. So let's start. What is special in it? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि इसे पर्सी बाय शेली ने जो लिखा है, ये जो थे जब इस पोएम को ये लिख रहे थे तो उस समय इनका जो इनकी पहली पत्नी थी उनसे तलाक होने वाला था, काफ़ी निराश थे उस समय, बच्चों को लेकर काफ़ी टेंशन में थे। और ये दौर था कि अब ये अपने घर पे थे, शाम का समय था और अचानक आकाश में इन्हें कोई पक्षी सा उड़ता हुआ दिखता है और बस उसी वक्त इनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि उन्हें ये पोएम रचना है। इनकी लाइफ की जो सारी चीज़ें हैं उसका जो टेंशन था वो उस समय वो भूल जाते हैं और वो इस पोएम को लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? हेल टू दी, है ना, कि दी THEE दी THOU दाऊ, है ना, TH जो ये दी दाऊ दाए, है ना, THEE THOU THY, ये जो शब्द होते हैं इनका मतलब तू, तुम, तुम्हारा पोइट्री में मेनली ये यूज़ किया जाता है और इनके ये मीनिंग्स निकलते हैं। हेल टू दी, तुम्हारा स्वागत है। और ब्लिथ स्पिरिट, ब्लिथ स्पिरिट मतलब, ब्लिथ मतलब होता है खुश, हैप्पी, है ना, तो ब्लिथ स्पिरिट का मतलब यह हो गया कि प्रसन्नचित या खुश, है ना। स्पिरिट, आत्मा क्यों कहा है इसे? देखिए, पहली बात तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे स्मिलीज और मेटाफॉर्स का यूज़ करेगा पोइट, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जिनका जो मीनिंग है ना, वो यूँ लिया जा रहा है कि स्काईलार्क देखो आसमान में उड़ रही है, जिसे पोइट देख तो नहीं पाता है लेकिन वो उसे महसूस कर पाता है कि हाँ कोई एक छाया सी गुजरी मेरे ऊपर, कोई पक्षी उड़ता हुआ चला गया। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वह स्काईलार्क है, उसकी आवाज़ें उसे सुनाई दे रही है, तो वो उसे एक आत्मा की तरह मानते हैं कि जैसे कोई आत्मा हो वो, है ना। बर्ड दो नेवर वर, तुम, है ना, THOU दो, है ना, मतलब तुम कभी पक्षी तो थे ही नहीं, तुम तो कभी पक्षी थे ही नहीं, तुम क्या थे? एक आत्मा थे। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, और कहाँ की हो तुम? कोई स्वर्ग या उसके आसपास से तुम आती हो, है ना। पोरेस दाय THY, अगेन वही तुम, पोरेस दाय फुल हार्ट, और तुम जिस पूरी दिल से अपना, पोर योर हार्ट का मतलब होता है अपने दिल की बात कहना, वहाँ पे स्काईलार्क की आवाज़ आ रही है, उसका संगीत सुनाई दे रहा है। तो पोइट क्या कहता है कि तुम्हारा स्वागत हो, तुम आत्मा क्या है ना, तुम एक खुश आत्मा हो, एक खुशहाल आत्मा हो, तुम कभी पक्षी तो थी ही नहीं, तुम तो स्वर्ग या उसके आसपास से हो, और स्वर्ग और उसके आसपास से ये जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि तुम अपना पूरा दिल उड़ेल रही हो, तुम अपने दिल से, मन से गा रही हो, है ना। इन प्रोफाउंड स्ट्रेंस ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, अनप्रीमेडिटेटेड ना, मेडिटेटेड आर्ट का मतलब होता है ऐसी कला जो कभी सीखी ना हो या तैयारी ना की हो। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि तुमने बहुत अभ्यास किया हो इस गाने का, ऐसा लगता है कि तुम तो बस अपने दिल के से गाए चली जा रही हो और मैं उससे सुन रहा हूँ। अगली जो लाइन्स है, हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ द स्प्रिंग इज। क्या होता है कि जैसे एक कोई पक्षी होता है, स्काईलार्क भी, वो ना जब आकाश में यूँ उड़ता है ना, तो कभी तो पहले कह चुका है कि तुम दिखाई तो दे ही नहीं रही हो, तो वो क्या कहता है कि जैसे लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, क्लाउड ऑफ फायर मतलब धुआं, कि जैसे धुआं, है ना, हल्का होता है और धुआं हमेशा नीचे से ऊपर उठता है, वैसे तुम धुएं के जैसे ही नीचे से ऊपर उठ रही हो, ऊपर और ऊपर जा रही हो। द ब्लू डीप द विंगेस्ट, और ब्लू डीप का मतलब यहाँ पर क्या है? आसमान से है ना। तुम उड़ती हुई, गाते हुए उड़ती चली जाती हो, पंख फैला रही हो, और कहाँ जा रही हो? आसमान की ओर जा रही हो। एंड सिंगिंग स्टिल दो सोर एंड सोरिंग इवर सिंगेस्ट, और तुम क्या कर रही हो? तुम उड़ते हुए गा रही हो, सोर का मतलब यहाँ पे उड़ना निकलेगा, तुम उड़ते हुए गा रही हो और गाते हुए उड़ रही हो। इस लाइन का ये मतलब निकलता है कि तुम उड़ते हुए गा रही हो और गाते हुए उड़ रही हो, दोनों बातें एक ही हैं वैसे तो, लेकिन पोइट उसे ये बात कह रहा है या उसमें ये बात कह रहा है। हमारी जो थर्ड लाइन है, हमारा थर्ड स्टांजा है, इन द गोल्डन लाइटनिंग,
है ना। गोल्डन लाइटनिंग, सूरज का उस समय मैंने बताया आपको सूरज डूब रहा था, तो सूरज की जो रोशनी है उसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया है वर्ड गोल्डन, कि वो जो सूरज की जो रोशनी है उसका गोल्डन लाइटनिंग है ना। ऑफ द संकन सन, संक यानी डूबना, संकन सन डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, और उस सूरज के ऊपर के जो बादल है बहुत चमचमा रहे हैं, बहुत ही प्रकाशमय हैं वो। दाउ डोज फ्लोट एंड रन, तुम क्या करती हो, है ना, फ्लोट करती हो, तैरना होता है फ्लोट का मतलब, लेकिन आकाश में पक्षी क्या करेगा, वो एक तरह से तैर ही रहा है। और पक्षियों की आदत होती है वो थोड़े तो समय तो पंख हिलाते हैं, फिर वो अचानक अपने आप को स्ट्रेट कर लेते हैं और बिल्कुल फ्लाइट लेते रहते हैं। तो वहाँ पे वो यही बता रहा है कि दाउ दोज फ्लोट एंड रन, तुम फ्लोट करती हो और उसके बाद दौड़ने लगती हो। लाइक एन अनबॉडी जॉय हुज रेस इज़ जस्ट बिगन, जैसे कि कोई, है ना, एक आत्मा है जिसकी कोई बॉडी नहीं है, उसकी जर्नी, उसकी जो रेस है वो बिल्कुल अभी जस्ट शुरू हुई हो, उसके जैसी तुम वहाँ पे प्रतीत होती हो, है ना। कोई एक आनंद, एक अमूर्त आनंद है, अमूर्त का मतलब होता है जिसका शरीर ना हो, है ना, जैसे कि कोई आत्मा, उसकी जैसे रेस अभी अभी या ज़िंदगी अभी भी शुरू हुई हो, बिल्कुल वैसे तुम उड़ रही हो। द पेल पर्पल इवन, इवन का मतलब यहाँ पे इवन बराबर वाला इवन, या है ना जो आपने इंग्लिश में पढ़ा हो इवन, वो नहीं है, दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इवनिंग, है ना। पोइट्री में इवनिंग वर्ड के लिए इसने, है ना, क्या करा है, इवन शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। वो क्या कहता है कि द पेल पर्पल इवन, इवनिंग, पेल और पर्पल, शाम को पोइट्री में, या फिर हम यूँ आमतौर पे भी देखें तो पर्पल कलर की शाम कहा जाता है ना। पोइट्री में तो स्पेशली, है ना, जो है वो शाम जो है वो पर्पल कलर की ही मानी गई है। तो वो क्या कहता है कि सुनहरी शाम तुम्हारी फ्लाइट में गायब हो जाती है, तुम्हारी उड़ान के अंदर गायब हो जाती है। मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, शाम पिघलती है या शाम गायब हो जाती है, तुम्हारी फ्लाइट के अंदर वो गायब हो जाती है। जैसे कि स्टार ऑफ अ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, जैसे तारों का आप रात में देख सकते हैं, दिन में देख सकते हैं क्या, दिन में आप तारे नहीं देख सकते। तो जो दिन के जो आसमान में तारे मौजूद होते हैं, जैसे वो दिन की रोशनी में गायब हो जाते हैं, ऐसे ही जो शाम है उस शाम की पर्पल कलर में तुम घुल सी जाती हो, बिल्कुल डूब सी जाती हो। दाउ आर्ट अनसीन बट येट आई हेयर थाई श्रील डिलाइट, तुम्हारे अंदर जो आर्ट है, ये गाने की जो आर्ट है वो अनसीन है, उसे देखा तो नहीं जा सकता, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, बट येट आई हियर द श्रील डिलाइट, लेकिन मैं बहुत ही आनंद से, है ना, तुम्हारे गाने को सुन पा रहा हूँ और बहुत ही शेयर जॉय या आनंद महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है कीन, कीन एज आर द एरोज ऑफ द सिल्वर स्फेयर, स्फेयर होता है गोला, सिल्वर स्फेयर चांदी का गोला, यहाँ पे मून को सिल्वर स्फेयर कहा जा रहा है। कीन एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फेयर, कीन यहाँ पे इसकी किरणों के लिए कीन वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि जैसे चांद की जो रोशनी होती है वो बिल्कुल एरोज़ की तरह होती है ना, बिल्कुल तीखी, इंटेंस, बिल्कुल, है ना। हुज इंटेंस लैम्प नेरोज इन द वाइट डॉन क्लियर, लेकिन ये जो इंटेंसिटी होती है, जो तीखी और ये तीव्र उसकी जो रोशनी होती है, वो कब नेरो यानी सिकुड़ना चालू होती है या कम पड़ना चालू हो जाती है, इन द वाइट डॉन क्लियर। डॉन, DAWN, डॉन का मतलब यहाँ पर है सूरज का बिल्कुल प्रभात का समय, बिल्कुल जब सूरज निकलता ही रहता है वो डॉन। तो चांद जो होता है और चांद की जो रोशनी होती है वो सूरज के निकलने पर गुम हो जाती है, ढक जाती है। अनटिल वी हार्डली सी, हाँ हम उसे देख तो नहीं पाते हैं, बट वी फील दैट इट इज़ देयर। लेकिन देखो चांद दिखाई नहीं देता, लेकिन आप कभी उठो, कभी ज़िंदगी में आप कभी 5-6 बजे उठो और आसमान की तरफ आप देखोगे तो चांद पूरी तरह गायब नहीं होता है। हाँ, उसकी रोशनी अब धरती पे नहीं पड़ रही है क्योंकि सूरज की रोशनी ज़्यादा तेज़ है, वो अब धरती पे आ जाती है, चांद की रोशनी नहीं आती है अब, लेकिन चांद दिखाई ज़रूर देता है, आपको फील होगा कि हाँ चांद वहाँ पर है। नेक्स्ट हमारी जो है, ऑल द अर्थ एंड एयर विथ थाई वॉइस इज़ लाउड, धरती पर, हवा में तुम्हारी आवाज़ गूंज रही है चारों तरफ, है ना। डू यू रिमेंबर द क्लास 10th टू द कुक्कू, बिल्कुल वैसी ही है ये पोयम, लेकिन इस पोयम को आज तक जितनी भी नेचर और नेचर से रिलेटेड जो बर्ड्स वगैरह हैं
उनमें सबसे बेस्ट माना जाता है। बेस्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे पोइट ने जिस तरह के मेटाफॉर्स, जिस तरह की स्मिलीज, जिस तरह की वर्डिंग्स का यूज़ किया है, और जितनी लंबी एक स्काईलार्क के ऊपर, है ना, पीबी शेली ने इसे लिखा है, दैट इज़ इनक्रेडिबल। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है और बहुत ही बेहतरीन पोएम में से ये एक मानी जाती है। ऑल द अर्थ एंड एयर विथ थाई वॉइस इज़ लाउड, है ना, विथ थाई वॉइस इज़ लाउड, कि जो पूरी धरती है, पूरा आकाश है, पूरा आसमान है, वो तुम्हारी आवाज़ से गूंज रहा है। एज वेन नाइट इज़ बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, जब रात बेयर यानी बंजर होता है, वैसे तो बेयर मतलब यहाँ पे अकेलापन निकलेगा। जब रात जो होती है वो बेयर होती है, बंजर होती है। बंजर किस चीज़ से बंजर होती है? बादल नहीं होते हैं उसके अंदर, है ना। तो वो क्या कहता है कि जब रात में आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं होते हैं, फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, उस समय एक अकेले बादल में से, द मून रेन्स आउट हर बीम्स, मून जो है वो बारिश करता है, किस चीज़ की? अपनी बीम यानी अपनी किरणों की बारिश करता है। एंड हेवन इज़ ओवरफ्लोड, और उस समय जो हेवन है, जो स्वर्ग है, वो ओवरफ्लो हो जाता है चांद की रोशनी से और तुम्हारी साथ में आवाज़ से। हमारा जो नेक्स्ट पैरा है ना, स्टांजा है, वाट दाउ आर्ट वी नो नॉट, ये क्या कला है तुम्हारे अंदर, है ना, हमें समझ नहीं आता या हमें पता नहीं चलता है, हम नहीं जानते कि ये क्या शानदार कला तुम्हारे अंदर है ना। व्हाट इज़ मोस्ट लाइक दी, तुम्हारे जैसा है कौन? मतलब इतना अच्छा गाने वाला, इतना अच्छा दिखने वाला तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी, इंद्रधनुष रूपी जो बादल है वो भी इतने सुंदर नहीं होते हैं देखने में। एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शोज़ अ रेन ऑफ मेलोडी, और वो जो रेनबो के क्लाउड्स हैं, जो रेनबो बनता है, वो भी इतना सुंदर नहीं होता है। उसके जो ड्रॉप से, है ना, वाटर ड्रॉप से, आपको पता होना चाहिए वाटर ड्रॉप से रेनबो बनता है, वो भी इतना सुंदर नहीं होता है जितनी सुंदर तुम्हारी ये जो मेलोडियस वॉइस है, जो आवाज़ है वो है। और जो तुम ये मेलोडी की बारिश करवा रही हो, है ना, बिल्कुल, है ना, सुंदर आवाज़ की और है ना मधुर संगीत की जो तुम बारिश करा रही हो, उसके बराबर तो रेनबो के क्लाउड भी नहीं हैं। और नेक्स्ट इज लाइक अ पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट सिंगिंग हाइम्स अनबाइडन, वो क्या कहता है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे अंदर ही कोई कवि छुपा है। लाइक अ पोइट हिडन, तुम्हारे अंदर ही क्या है? कोई कवि छुपा हुआ है ना, जिसमें ये विचार आ रहे हैं। जो भक्ति गीत गाता हो बिना रुके, अनबाइडन मतलब जो रुकता ना हो, जो बिना रुके, है ना, क्या करेगा? गाता रहेगा। तो वो क्या कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम जो है वो कोई कवि है तुम्हारे अंदर, जो छुपे छुप के, है ना, गीते गा रहा है ना, जिसके अंदर विचार आ रहे हैं, जो भक्ति गीत गा रहा है। और वो आगे कहता है, टिल द वर्ल्ड इज़ राउट टू सिंपैथी विथ होप्स एंड फियर्स इट हीडेड नॉट, जब तक संसार तुमसे प्रभावित ना हो जाए। टिल द वर्ल्ड इज़ राउट का मतलब है ना, तुम गाती रहती हो जब तक जो संसार है वो तुमसे प्रभावित नहीं हो जाता है ना। सिंपैथी, होप्स, डर, इन सब से ये सब कुछ दूर हट जाते हैं, ये सब चीज़ें हट जाती हैं, ये सब चीज़ें गायब सी हो जाती है जब तुम्हारे संगीत को, तुम्हारे आवाज़ को सुना जाता है। नेक्स्ट पैरा इज लाइक अ हाई बोर्न मैडन, हाई बोर्न मतलब है ऊंचे घर में पैदा हुई, मैडन मतलब कुंवारी लड़की, है ना। जैसे कोई एक कुंवारी लड़की होती है जो महलों में रह रही है, यानी कि राजकुमारी के लिए यहाँ सेंस लिया जा रहा होगा। वो इन अ पैलेस टावर, जो किसी महल के टावर में रहती है। सूथिंग हर लेव लेडन, है ना, वो अकेली है, अपने दिल को कैसे बहलाए, अपने दिल को कैसे सहलाए, सूथ करे, आराम पहुँचाए। तो वो क्या करती है? प्रेम भरे गीत गाती है, वो प्रेम भरे गीत रचती है और प्रेम भरे गीत गाती है। सोल इन सीक्रेट आर, तो वो क्या करती है कि वो एक अकेली शख्स है जो उस महल के चार दीवारों में बंद है। वो अपना टाइम पास कैसे करे, वो अपने आप को आराम कैसे पहुंचाए, अपने आप को शांति कैसे पहुंचाए। तो विथ म्यूज़िक स्वीट एज लव, वो क्या करती है? वो भी म्यूज़िक गाती है, वो म्यूज़िक गा रही है, प्रेम भरा, विच ओवरफ्लोज हर बावर, जो उसके बावर मतलब जो गार्डन है, उसका बगीचा है, उसको क्या कर देता है? ओवरफ्लो कर देता है, भर देता है मधुर संगीत से। वैसी ही तुम हो, तुम्हारा संगीत भी बिल्कुल वैसा ही उस कुंवारी लड़की की तरह ही है जो पूरी जगह फैल रहा है और पूरी जगह को, आसमान को, ज़मीन को मधुर संगीत से भर दे रहा है।
और हम आज है ना हमारा लास्ट स्टांजा पढ़ेंगे, क्योंकि पोएम बहुत ही लंबी है, हमें नेक्स्ट स्टांजास में भी देखना है। तो हमें ये जो 2 नेक्स्ट स्टांजास बचे हुए हैं ये हमारे लास्ट स्टांजास हो जाएंगे। आगे वो कहता है लाइक अ ग्लो वॉर्म, वॉर्म मतलब यहाँ पे है कीड़ा। ग्लो वॉर्म कौन सा होता है, ऐसा कौन सा कीड़ा होता है जो चमकता है? ऑब्वियसली बात है, गोल्डन चमकने वाला कीड़ा जुगनू होता है। लाइक अ ग्लो वॉर्म गोल्डन इन अ डेल ऑफ ड्यू, वो क्या कहता है कि एक जुगनू की तरह, एक जुगनू जो होता है ना, जो ओस की घाटी में है ना बैठा हुआ होता है। यहाँ पे डेल, डेल मतलब है घाटी, तो इन अ डेल ऑफ ड्यू, जो ओस की घाटी में यानी कि जंगलों में है ना या फिर पहाड़ी इलाकों में जुगनू जगमगाते हैं। स्कैटरिंग एंड बिहोल्डन है ना, जो क्या कर रहा है, स्कैटर, स्कैटर मतलब होता है फैला देना है ना, अनबिहोल्डन मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता। तो वहाँ पे जुगनूज जो हैं उनको तो नहीं देख सकते आप, लेकिन उनकी रोशनी दिखाई देगी। भाई जुगनू को कैसे देखोगे आप, वो तो चमकता रहता है पूरा के पूरा, तो उसकी रोशनी तो दिखाई देती है जुगनू की, लेकिन आप उसे नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल भी आप उसको पहचान नहीं सकते। तो वो क्या कहता है कि वो अपने प्रकाश को स्कैटर कर रहे, फैला रहे, इट्स ए रियल यू है ना। और अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, वो आगे कहता है कि जैसे फूल और घासों के बीच में है ना उसका प्रकाश छुपा हुआ है, वैसे ही तुम्हारी जो आवाज़ है, तुम्हारा जो म्यूज़िक है वो भी छुपा हुआ है। एंड द लास्ट, लाइक अ रोज इम्बाउड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स बाय वार्म winds deflowered till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged thieves। आगे वो कहता है जैसे कि जो रोज़ होता है, गुलाब होता है, वो भी फल ना क्या करता है, अपने गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियाँ होती हैं, उनके बीच में ग्रो होता है, फैलता है ना। और जब हवाएं आती हैं और उसकी पंखड़ियों को सुखा, गर्म हवाएं आती हैं, यानी कि गर्म मौसम होता है, उसके पंख सूख जाते हैं, पंखुड़ियाँ सूख जाती है, लेकिन उसका जो सेंट है वो फैल जाता है ना। तो तुम भले ही दिखाई ना देती हो, लेकिन तुम्हारा म्यूज़िक फैल चुका है वादियों में और वो सुनाई दे रहा है। सो इट वॉज द पार्ट 1 ऑफ द ब्यूटिफुल पोएम द टू द स्काईलार्क written by P.B. Shelley. In the next video we will see and read the stanzas of next, और हम अगले जो वीडियो है उसके अंदर आगे का पार्ट पढ़ेंगे। सो टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।